किसान भाइयों, हमारे रामनिवास प्रसाद जी और उन सभी नेताओं का जिसका नाम लिया गया, आप सभी लोगों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और आजकल तो आसानी से आपको खबर भी मिल जाती है क्योंकि मोबाइल से कहीं से भी, लेकिन फेस टू फेस इलेक्शन तकरीबन अनाउंस होने वाला है। तो मैंने पहले से प्लान कर रखा था कि एक दिन आप लोगों से मिलें और आप लोगों का प्री इलेक्शन आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं। एक दिन ठीक से फिर से मिलेंगे जब टिकट का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद फिर बैठेंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपके जरिए पूरे दरभंगा वासियों को और मिथिलांचल वासियों को, नॉर्थ बिहार के लोगों को दो जो बड़ी चीज दरभंगा को मिली है, एक एम्स और दूसरा एयरपोर्ट। इन दोनों चीजों के लिए और दोनों की शुरुआत तकरीबन हो गई, मतलब 4 साल के अंदर एम्स तैयार होगा, उसकी बिल्डिंग और उसके डिपार्टमेंट तैयार हो जाएंगे। और दूसरा एयरपोर्ट, उसका तो जो बुकिंग है वो भी शुरू हो गई और अभी दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर के लिए चलेगी, फिर दूसरे डेस्टिनेशंस के लिए भी बाद में आएगा। तो मैं इन दोनों, ये जो दोनों काम हुआ है, इसके लिए भारत सरकार को तो बधाई देता ही हूँ, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा योगदान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा। एम्स के लिए जमीन उपलब्ध कराने में या एयरपोर्ट पर भी जमीन परचेज करा करके जो टर्मिनल बनना है उसके लिए भी पैसा मुहैया कराने के लिए, और सबसे ज्यादा मिथिलांचल की इस राजधानी में जो उन्होंने ये दो बड़ा तोहफा जो हमें दिया है, उसके लिए हम लोग जिंदगी भर आभारी रहेंगे, मिथिलांचल के लोग, इस नॉर्थ बिहार के लोग। साथ ही इसके अंदर जो एक बड़ा रोल माननीय संजय झा जी जो मंत्री हैं अभी बिहार सरकार में, लगातार वो लगे रहे और उसका नतीजा आज हम लोगों के सामने है, तो उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो हमारे सांसद हैं, इनका भी बहुत एक्टिव रोल रहा है जब से एमपी हुए हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और मैं अपने आप को भी मुबारकबाद लेता हूं कि हम भी जब भी 4 मरतबा एमपी रहे तो इन सवालों को पार्लियामेंट के अंदर मंत्री के सामने उठाते रहे। और आपको याद होगा कि एक मरतबा बीच में भी प्राइवेट एयरलाइंस को चलाने की बात हुई थी, लेकिन वो सब पीछे रह गया। अब तो सच्चाई ये है कि ये जमीन पे उतर गया और अब जहाज उड़ने वाली है। और मैंने पहले भी कहा था कि एयरपोर्ट के लिए जो यहाँ के उस वक्त के राजा थे 1932 में पहले मरतबा जहाज आई थी, तो आज के दिन हम उनको भी याद करते हैं कि अगर वो नहीं होते तो हमारा एयरपोर्ट नहीं होता और आज हमें जहाज की सुविधा नहीं मिल पाती। साथ ही हमने मांग किया है कि हर हालत में नॉर्थ बिहार के अंदर कोई भी एयरपोर्ट तो था ही नहीं,
साथ ही जब ये फैसिलिटी मिल रही है हमें, तो जब टर्मिनल बने तो उस टर्मिनल पे हमें इंटरनेशनल फ्लाइट की भी सुविधा मिले। उसके लिए पहले ही से सिविल एविएशन को प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि उसमें इमिग्रेशन और कस्टम का इंतजाम करना पड़ेगा। तो मैंने निवेदन किया है, मैंने लेटर लिख करके माननीय नीतीश कुमार जी को भी दिया है कि वो भारत सरकार से बात करें, क्योंकि ये रामायण सर्किट में भी आता है और महावीर जैन की धरती से भी ये बहुत दूर नहीं है, वैशाली से। साथ ही जो हज करने लोग जाते हैं या उम्रा करने, तो हज टर्मिनल की हैसियत से अभी गया जाना पड़ता है। तो नॉर्थ बिहार से एक बड़ी तादाद में लोग हज पे भी जाते हैं, उनको भी सुविधा यहीं से मिल जाएगी। फिर आज की तारीख में गल्फ के अंदर फार ईस्ट जैसे हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, बड़ी तादाद में लोग यहाँ से जाकर के या तो नौकरी कर रहे हैं या कोई कारोबार में उनको आसानी होगी। साथ ही आज लाखों लोग गल्फ के अंदर काम कर रहे हैं, जिन्हें कभी दिल्ली उतरना पड़ता है, बॉम्बे उतरना पड़ता है, वो डायरेक्ट दरभंगा आकर के यहाँ से अपने मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पे जा सकेंगे। और साथ ही यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर भी नॉर्थ बिहार के लोग बड़ी तादाद में हैं। तो एक मैं समझता हूँ दिल्ली और कोलकाता के बाद ये बहुत ही बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है, अगर ये हम लोगों की बात मांग ली गई और अगर ये अभी से टर्मिनल जब भी बने तो उसके अंदर ये सुविधा हो। तो एक मर्तबा फिर से सभी लोगों को मुबारकबाद देते हुए, और ये एक बड़ा काम इस इलाके के लिए हुआ, जिससे बड़ी सुविधा आने वाले दिनों में मिलेगी। अब मैं सियासत की तरफ आता हूं। आपको जानकारी होगी, बहुत सारे पत्रकार भाइयों को हमने फुटेज भी भेजा। हमने लगातार जनता दल यू की जो एक मीटिंग्स थी, बेनीपुर, बहादुरपुर, हयाघाट, केवटी, गौराबोराम, दरभंगा ग्रामीण और फिर समस्तीपुर भी हम गए थे, वहां भी मीटिंग करी हमने सरायरंजन असेंबली हल्के की। और हम लगातार धीरे धीरे हर जगह पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी के बारे में, अपने लीडर के बारे में रख रहे हैं कि आने वाले चुनाव में लोगों की भूमिका क्या होगी। और आपको जान करके खुशी होगी कि जितनी मीटिंग हुई, अगर उसके फुटेज देख लें आप, तो ये ज़्यादातर मीटिंग हमारी जो इनिशियल हुई है वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से हुई। हमारे महासचिव यहाँ 2 बैठे हैं, जनाब रुश्दी साहब और जनाब शमशाद साहब, दोनों महासचिव हैं पार्टी के, इन्हीं के नेतृत्व में ये मीटिंग हुई। अब बड़ी संख्या में गांव-गांव से लोग खुद से, और कहीं कोई गाड़ी घोड़ा किसी चीज का इंतजाम नहीं, बुलाया 50 तो आए 200 बुलाया तो ज्यादा आ गए, बहुत ज्यादा आ गए, कुर्सी कम पड़ जाती थी। तो एक बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक के लोग आए और हमारी बात को सुना, और नीतीश जी का जो कारनामा है 15 साल का, उसको भी बताया उनको, और सबने वादा किया कि हम लोग आपके साथ हैं, नीतीश जी के साथ हैं, और हम भारी वोट दे करके यहाँ से आपके उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक के लिए खास तौर से जो बड़े बड़े काम किए हैं, उसके अंदर मदरसा है, अक़लियत की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो जो सड़क है, बिजली है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल का डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल है, गांव में हॉस्पिटल है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत काम किया,
तो जो सुविधा वो तो सभी लोगों को मिला, लेकिन समाज में जो कमज़ोर लोग हैं, जैसे अति पिछड़ा, दलित, महादलित, उसके लिए भी बहुत कुछ उन्होंने किया है। जो अक़लियत के लोग हैं समाज में, वो भी पीछे रह गए हैं। बहुत सारी वजहें उसके अंदर, उसको बताने का समय नहीं है। तो उसके लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, और उस कदम उठाने में जो सबसे बड़ा कदम है वो मदरसे की तरफ है। पहले सिर्फ 1200 मदरसे ही सरकारी दर्जा रखते थे, आज उसको बढ़ा करके उन्होंने 2800 किया। पहले तनख्वाह 1500 2000 मिलती थी, लेकिन आज स्कूल के बराबर उसकी तनख्वाहें की गई। आज 30,000, 35,000, 40,000 मदरसा के जो उस्ताद होंगे, टीचर होंगे, उनको मिलेगा। साथ ही 100 करोड़ रुपया उसके डेवलपमेंट के लिए भी उपलब्ध कराया। तो एक बड़ा कदम है, और तकरीबन अभी जबकि नए मदरसों का चल रहा है, उनको सरकारी दर्जा दिया जा रहा है, तो बजट बढ़ जाएगा। तो आज की तारीख में मदरसा के ऊपर तकरीबन 400 करोड़ रुपए बिहार सरकार खर्च करती है, जो एक बहुत बड़ा कदम है। इसके जरिए गांव घर में रहने वाली खास तौर से लड़कियां और लड़के, इनको अच्छी तालीम मिल पाएगी। कल हो के वो डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटेक्निक सब में जा सकेंगे, क्योंकि इनका जो सर्टिफिकेट है वो इक्विवेलेंट है बिहार बोर्ड के, CBSE के। तो एक बड़ा कदम है। और जो टारगेट है हमारा सर्व शिक्षा अभियान के जरिए, कि सभी को पढ़ाना है, सबको स्कूल ले जाना है, और अब तो हाई स्कूल की तालीम में भी कंपलसरी है कि सबको हाई स्कूल तक पढ़ाया जाए। और उसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने गांव, हर पंचायत में एक एक हाई स्कूल का इंतजाम किया है। तो ये एक बड़ा काम हुआ। 400 करोड़ का बजट है, जो अब जब जैसे टीचर, नए टीचर होंगे, नए जो मदरसे आ जाएंगे, तो उससे और भी तरक्की होगी। बिहार के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कब्रिस्तान भी एक लड़ाई झगड़े की वजह रही है, और उसको उन्होंने, जब बने थे तभी उन्होंने टारगेट लिया कि नहीं, इसको, ये डिस्प्यूट की वजह बनता है समाज के अंदर। समाज के अंदर हमें भाईचारा, प्यार, मोहब्बत चाहिए, और इसलिए उन्होंने इस कदम को उठाया। और आज मैं समझता हूं कि बिहार के अंदर 70% से ऊपर कब्रिस्तान की घेराबंदी उन्होंने करा दी है। और ख़ास तौर से जो डिस्प्यूटेड कब्रिस्तान थे, जहां पर दो समाज के अंदर या खुद डिस्प्यूटेड लैंड को लेकर वो सारे मसले सरकारी अमले के जरिए वो रिजॉल्व कर दिए गए। तो एक बड़ा काम भी हो गया, और समाज में तनाव भी कम हुआ। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। तालीम की बात मैं कर रहा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस बना, और उसके लिए फातमी कमेटी ही थी जिसने रिकमेंड किया था कि बिहार में भी एक कैंपस बनेगा किशनगंज में। उसको भी 300 एकड़ जमीन माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रोवाइड किया, दिया। 5 जगह हुआ था, सिर्फ 3 जगह को मिल पाया। 2 जगह भोपाल और पुणे अब तक नहीं मिल पाया है। मालापुरम केरला, मुर्शिदाबाद बंगाल, वेस्ट बंगाल, और बिहार में किशनगंज। तो 300 एकड़ जमीन उसको दिया। अभी आपको याद होगा, पिछले दिनों मानू में आए थे वो, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंपस में। ये भी भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। कल हमारे किसी साहब ने पता नहीं क्या कहा, उनको तमीज़ ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी या उसका कैंपस ये किसी के जागीर नहीं है, ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। वहाँ पर अगर 1 रुपए की भी चीज़ है तो वो भारत सरकार की चीज़ है। भारत सरकार के जरिए मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी चलाई जाती है। उसका कैंपस था, वहाँ ज़मीन की कमी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन ऐलान किया, और आपको जान करके खुशी होगी कि उन्होंने 30 करोड़ रुपया
अपने कैबिनेट से पास करा करके मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंपस के एक्सपेंशन के लिए भिजवा दिया और साथ ही 600 बेड का हॉस्टल का भी उन्होंने प्रोविजन किया है। और साथ ही उसको अगर आप ले लें तो वहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग नहीं है और पॉलिटेक्निक की भी बिल्डिंग नहीं थी, उसके लिए भी उन्होंने रिकमेंड कर दिया है भारत सरकार को और उसका कागज दिल्ली चला गया, बहुत जल्द उसमें भी पैसा आ जाएगा। तो ये जो परफॉर्मेंस है, मतलब विद इन नो टाइम अपने वादा को पूरा करते हैं और मानू में जो कुछ वादा किया करके और बहुत उससे खुश हुए देख करके वहाँ के बच्चों को, और तो वो भी एक बड़ा काम हुआ। साथ ही पूरे बिहार के अंदर रेजिडेंशियल स्कूल फॉर माइनॉरिटीज और जो 38 जिलों में बनना है, और उस 38 जिला में सबसे पहले दरभंगा लिया गया। डॉक्टर फराज फातमी की कंस्टिट्यूएंसी केवटी में असराहा गांव में उसका फाउंडेशन भी हो गया और उसमें काम भी शुरू हो गया। 57 करोड़ तकरीबन की लागत से वो बनके तैयार होगा। उसमें लड़के और लड़कियां रहेंगे जिनको रहना, खाना, पीना, स्टाइपेंड, किताब, कॉपी, हर चीज मुफ्त होगी। और इससे जो माइनॉरिटीज के अंदर जो एजुकेशन का लेवल कम है उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी और ये पूरे बिहार में इसका ये कैंपस खोला जाएगा। अभी 3 जगह और हुआ है, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल, मेरा अपना ख्याल है। ये 3 जगह और कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। तो ये एक बड़ा कदम है जिसकी वजह से अक़लियतों के अंदर तालीम का सिलसिला आगे बढ़ेगा और इस पे तकरीबन 2200 करोड़ की तो सिर्फ बिल्डिंग बनेगी और फिर उसके अंदर खाना, पीना, रहना जो उस पे खर्च आएगा वो अलग से होगा। आपने दूसरी चीज महसूस की होगी कि पिछले 15 साल में लोग बहुत तरह के इल्जाम लगाते हैं नीतीश कुमार जी पर, तो फला सहयोगी है, फला सहयोगी है। लेकिन आपने महसूस किया होगा दरभंगा के अंदर भी और पूरे बिहार में उनका साफ सुथरा कहना है कि कम्युनलिज्म से हमारा कोई समझौता नहीं है और हम भाई को भाई से किसी कीमत पर लड़ने नहीं देंगे। हम ये मानते हैं कि कहीं पर कोई न कोई मामला शुरू हो सकता है, भाई भाई में होता है, पड़ोसी से होती है लड़ाई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का या सरकार का काम यही है कि उसको पूरी मुस्तैदी से, ताकत से उसको दबाने का काम किया जाए। अभी आपने देखा होगा कई जगह दरभंगा में भी इस तरह की कोशिश हुई, लेकिन सभी जगह नाकाम कर दी गई और पूरे बिहार में कहीं भी, चाहे ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, दशहरा हो, रामनवमी हो, छठ हो, आपने देखा होगा अमन, प्यार, मोहब्बत से एक दूसरे के यहाँ आ जा करके बधाई देते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। जो एक टेंशन रहता था कि अब फला त्योहार आया तो लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, आज बिहार उससे मुक्त है। कितना बड़ा आंदोलन अभी चला, पिछले दिनों देखा होगा आपने, लेकिन कहीं भी न तो एक लाठी चली, न कहीं पे कोई वाकया हुआ। तो मैं आपके जरिए यही कहना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर अमन और भाईचारे का राज रहेगा और नीतीश कुमार जब इस दफ़ा फिर से ओथ लेंगे तो उसके साथ ये श्योरिटी होगी कि भाई को भाई से नहीं लड़ने दिया जाएगा, गरीबों का ख्याल रखा जाएगा और गरीब के नाम पर किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी ये सबका है, मतलब ईमानदारी से अगर आप देखें तो नीतीश जी के डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो न्याय के साथ तरक्की, इंसाफ के साथ तरक्की का रास्ता है। अभी मैंने पिछले दिनों यहाँ मीटिंग किया था, कुछ बातें कही थी माननीय
लालू प्रसाद जी और उनके सपुत्र के बारे में और पार्टी के बारे में। और मैंने कहा था कि ये जो पार्टी है वो इनको हड्डी वाला मुसलमान और यादव लीडर नहीं चाहिए। MY दोनों में। आपको अगर इतिहास याद हो तो सैयद शहाबुद्दीन, अब्दुल गफूर, अनवारुल हक, फैयाजुल आजम, फैयाज भागलपुरी, मुमताज अंसारी MP होते थे हमारी पार्टी के। और न जाने इसमें कितने लीडर हैं। अगर उसने कुछ कहा तो उसको पार्टी से बाहर निकाला गया, उनका पॉलिटिकल कैरियर खराब किया गया। यानी इनको अकलियत का लीडर तो चाहिए, लेकिन बोललेस, हड्डी वाला नहीं होना चाहिए, उसको जुबान नहीं हो, वो कदम बोसी करता रहे उनका। तो ये हालत है और उसी के शिकार हम भी हुए। और उसको आपने देखा कि किस तरह से हमारे खिलाफ एक साजिश के तहत हमें पार्टी से निकाला गया। टिकट तो नहीं मिला, पार्टी से भी निकाला गया। तो दरभंगा की आवाम और बिहार की आवाम फैसला करेगी कि आप जो बोनलेस लीडर चाहते हैं उससे नहीं चलेगा। आप पिछले दिनों देखा जयवर्धन यादव, जो राम लखन सिंह यादव कभी कितने बड़े लीडर होते थे यादवों के, उनके पोता को पार्टी से निकाला गया। चंद्रिका राय उनकी बेटी के साथ और उनके साथ क्या व्यवहार हुआ पार्टी के अंदर। दारोगा प्रसाद राय पहले यादव मुख्यमंत्री होते थे। राम कृपाल यादव याद होंगे आपको, जो कभी हनुमान कहे जाते थे लालू यादव के, रो करके उस घर से निकले। बराबर में सीताराम यादव हैं, श्रीमती कांति सिंह हैं, देवेंद्र यादव, उसके बराबर का मैं नहीं समझता हूं कि कोई लीडर होगा। पप्पू यादव, दिन रात काम करने वाला, क्या हशर किया उन्होंने उसके साथ। तो इनको MY का वोट तो चाहिए, लेकिन इनका लीडर नहीं चाहिए। और यही वजह है कि हमें भी पार्टी से किनारे किया गया। अब बहुत बड़े बड़े लीडर हैं दरभंगा के अंदर हमारे, मतलब वो अपने आप को समझते हैं। और उसमें से मैं क्या कहूं आपसे, 14 उम्मीदवार तो अकेले केवटी के अंदर हैं। और जब हम बोले ये सब बात तो इन लोगों ने हमारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और उनको मेरा इतिहास ही नहीं मालूम, तारीख ही नहीं मालूम। और तारीख उनको मालूम होगा भी तो वो बताना नहीं चाहते। और मैं आपके जरिए उनको बता देना चाहता हूं कि मेरे वालिद सन 62 में खड़े हुए चुनाव में और सेकंड हुए थे। कांग्रेस का जमाना होता था, उसमें भी स्वतंत्र पार्टी से खड़े हुए थे, आज सेकंड हुए। अब बहुत मार्जिनल वोट, 350-400 वोट से चुनाव हारे थे। मैं कहते हैं कि अरब से आ गए। मेरा इतिहास मालूम करो, दिल्ली जेल, अलीगढ़ जेल, फतेहगढ़ जेल, बनारस, मैं स्टूडेंट लीडर था। 7 साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुख्तलिफ ओहदों पर इलेक्शन जीता, नॉमिनेशन नहीं। तब तो पार्टी का पोस्ट नॉमिनेशन वाला लेके घूम रहे हैं और लीडर बनते हैं। वार्ड काउंसलर भी नहीं जीते होंगे कभी। तो और कोई रहम नहीं है। अली अशरफ फातमी को टिकट मिला दरभंगा से तो तारीख गवाह है, और लालू यादव भी जानते होंगे कि अगर नीतीश कुमार, मुफ्ती मोहम्मद सईद, इमाम बुखारी, VP सिंह अगर नहीं रहते उस वक्त, तो शायद मैं पहला चुनाव भी नहीं लड़ता। पहला नहीं लड़ता तो फिर तो मौके ही नहीं मिला होता। ठीक है, लालू जी का भी सहयोग था, लेकिन तारीख गवाह है कि यही नीतीश थे जो हमें 1 नंबर पर
दरभंगा में रखते थे। मैंने आपको चूज किया, मैं आपके साथ रहा, आपको मजबूत किया इस इलाके में और उसका सिला मुझे मिला। अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं बताओ, मैं कहां जाऊं? जब एक सहारा टूटता है तो कोई सहारा देता है तो लोग वहीं जाता है।